Hello, good morning students. I am Rajesh Choudhary. So today we are going to start our new topic मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. तो देखो वैसे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू 10th CBSE, बट यदि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना है तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही क्या होता है, करंट या EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है और उसी से करंट इंड्यूस होता है. तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से. ठीक है, अब यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि कोई भी सर्टेन एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी. कोई भी सर्टेन एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स. कि जितनी मतलब द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस इन अ सर्टेन एरिया. ठीक है, मतलब कोई भी ये जैसे कि मान लो कोई एरिया है और ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. तो ये एरिया तो किसी भी सर्टेन एरिया से किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, अब मान लो ये कोई एरिया है, समझना. अब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस होगी किसी भी एरिया से, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेज होगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही कम होगा. अब लेट अस कंसीडर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना, मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ये हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, अब तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी. अब लेट अस कंसीडर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. ये हमारा क्या है एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया उससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी. तो ठीक है, एक है एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. तो अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा. इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा. तो देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उसके, और जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है फाई इक्वल टू VA. ठीक है, और देखो ये मान लो कोई देखो हर बार हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे परपेंडिकुलर, और देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होनी चाहिए वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ठीक है, किसके एरिया के परपेंडिकुलर. और तो जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर देखो इसका एरिया वेक्टर भी यही होगा. तो एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल क्या होना चाहिए, 0. तो हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. तो दैट मींस कि और किसके भी प्रोपोर्शनल होता है. तो देखो हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 0. तो 0 कब होता है, जब cos थीटा होता है. हमें पता है कि cos थीटा. तो इसका जो एंगल लेंगे तो आपने देखो अब देखो दोनों ही क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है. दोनों देखो एरिया भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी. और दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है VA cos थीटा. V वेक्टर A वेक्टर डॉट cos थीटा. तो इसका मतलब जो आपकी इसमें बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी.
ये क्या है 5 स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस पे किस पे डिपेंड करता है, हमें एक फॉर्मूला लिखे किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस इन अ सर्टेन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो यदि BA मतलब दोनों का एंगल क्या होगा, जीरो, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, तो हमें जो मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। तो देखो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया की डायरेक्शन भी यही है, तो मतलब थीटा बराबर जीरो किसके किसके बीच में, A एंड B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो देन पाई बराबर बी डॉट ए, cos की वैल्यू cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जब दोनों पैरेलल होंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों जब पैरेलल होते हैं, देखो ये चीज हमने वहां पे भी पढ़ी है, दो दो ऑब्जेक्ट का डॉट प्रोडक्ट कहां पे पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी में, हमने याद करो वहां पर हम ऐसे करते थे, जैसे कि मान लो एक पर्सन है, एक चाइल्ड है जो एक टॉयज को इस तरीके से खींच रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो हम वहां पे डॉट प्रोडक्ट लेते थे ना, F, तो डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स की है, तो इसके कंपोनेंट कर लेते थे, थीटा, ये क्या होता है F cos थीटा, ये क्या होता था F sin थीटा। तो किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसकी वजह से, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है F डॉट S। तो अब यहाँ फोर्स कौन सा होता था F, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम कंसीडर करते थे वर्क में। तो फोर्स किस फोर्स की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, F cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क इक्वल टू F cos थीटा S, और ये क्या हो जाता था हमारा W वर्क का फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू F डॉट S cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आया है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो cos थीटा आता है। ठीक है, यदि मैं इसका कंपोनेंट भी लूं तो देखो इधर वाला कंपोनेंट एरिया का, ठीक है, तो अब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये चीज तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दी, इसको देख लेना। मेन चीज है हम दोनों को, ये तो देखो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमें तब मिलेगा जब दोनों पैरेलल होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। तो और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एरिया के परपेंडिकुलर होगी तभी मैक्सिमम ये होता है। ठीक है, देखो ये एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि इस कंडीशन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के, जैसे कि मान लो ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर गुजरेगी तभी तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों का एंगल जीरो होगा। देखो मान लो ये एरिया है, ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है ऐसे, तो देखो एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो जाएगी, तो एंगल कितना हो गया, जीरो। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है ना, मतलब ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा यहाँ पर इस कंडीशन में जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये चीज हमने, अब मिनिमम कब मिलेगा, मान लो जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब देखना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक, फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस कंडीशन में मैंने क्या बना दिया, देखो ये एरिया इस तरीके से, दिस इज द एरिया, मतलब मैंने एक सरफेस को क्या रख दिया इसके पैरेलल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90। मतलब अब समझना, देखो यहाँ समझना, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है और मैंने एरिया को कैसे रख दिया ऐसे, ये एरिया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो देखो एरिया वेक्टर ये और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। अब मैंने एरिया को क्या कर दिया, लेटा दिया हॉरिजॉन्टल, तो इस कंडीशन में 90 डिग्री, तो फ्लक्स इक्वल टू बी ए कोस थीटा, तो बी ए कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो बी ए इंटू 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर 0। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मिनिमम, जब दोनों डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन यदि परपेंडिकुलर होगी, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। तो आई थिंक मैग्नेटिक फ्लक्स आपके समझ में आ गया होगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब मैं देखो, अब इंपॉर्टेंट यदि मैं चीजों की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, और वेबर को हम डिनोट करते हैं W में, है ना, इट इज डिनोटेड बाय द W। और CGS यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, CGS यूनिट होती है मैक्सवेल, तो वन वेबर इक्वल टू होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशंस वगैरह में पूछ जाती है। 1 वेबर इक्वल टू होता है 1 वेबर 10 की पावर, तो अब देखो ये क्या है, CGS यूनिट है, 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। चलो अब यदि मान लो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की निकालना है, तो जैसे कि CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं बता देता हूँ क्या होती है, गॉस, GAUSS, है ना, गॉस, इसको G से डिनोट किया जाता है, गॉस। तो CGS यूनिट ऑफ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, गॉस, ठीक है। तो जो हम जो करते हैं ना कि भाई 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, वो इसी से आता है, देखो वो कैसे आता है देखना, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा BA, तो फ्लक्स, तो फाई बाय ए, तो देखो यदि CGS यूनिट में मैंने ये फाई, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखो और फाई इसकी CGS यूनिट क्या होती है मैक्सवेल, 10 की पावर 8 मैक्सवेल, है ना, मतलब CGS में ये गाउस 10 की पावर 4 गाउस कहां से आया है ना, वो बता रहा हूं मैं, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल, और इसमें देखो एरिया की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट मीटर, और उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगी, देखो 10 की पावर 4 होगी तो 10 की पावर 4 कट जाएगी, 8 में तो बचा कितना, वो यहाँ से आ गया, तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कंपटीशन से
एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये समझ में आएगी जब डायरेक्ट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसी एरिया की, है ना, ये चीज ध्यान रखना। बट डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होने चाहिए तब मैक्सिमम मिलेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। मतलब एरिया के सरफेस पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, पर एरिया वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। अब देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जैसे मान लो पर्टिकुलर एरिया, मान लो एक कॉइल लेनी है, ये कॉइल अब इसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हो तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो इस कंडीशन में क्या लगा देते हैं अपन, जब नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है, देखो इफ नंबर ऑफ साइकिल विल बी गिवन, ओके, if number of cycle will be given then magnetic flux, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ साइकिल, वही b a cos, जब नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन हो मतलब जैसे कोयल की फॉर्म में आपको या फिर सोलेनॉइड की फॉर्म में आपको एरिया गिवन है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स है ना, ये डॉट है b a cos थीटा, ये डॉट है n बराबर, जहां पर n बराबर क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ साइकिल्स। अब देखो, अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैं अब आपको बता रहा हूं, ये चीज आप नोट कर लेना पॉज करते हुए, ठीक है, ये सारी चीज आप एक अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। अब आएगा, अब आपके सिलेबस में आने वाला है, देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी किसी एरिया से तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो जो करंट इंड्यूस होता है, मान लो कोई भी सर्किट है ये, ठीक है, कोई भी सर्किट है ये, इसमें करंट गैलोरीमीटर है हमारे पास, इसमें करंट कब इंड्यूस होगा, कोई भी सर्किट में जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, ठीक है ना, तो जो उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ इसमें जो हम करंट इंड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ∅2 माइनस ∅1, मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना पर सेकंड उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये रीजन होता है इसके पीछे। तो जितना ज्यादा, अब हमें पता है कि जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। मान लो स्मॉल इसके लिए निकाले तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d phi by dt रहता है, ये डेरिवेटिव आप पढ़ोगे क्लास 12, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, उसी से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये इतनी सारी जो रामायण हमने पढ़ी तो इस चीज के लिए पढ़ी। अब समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द certain area is known as magnetic flux। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू।